according to Maxwell, comma, light waves are, according to Maxwell, comma, light waves are electromagnetic wave. According to Maxwell, light waves are electromagnetic in nature. electromagnetic wave बोल दें, electromagnetic in nature, जो भी बोलना चाहे, full stop. In electromagnetic waves, comma, electric field vector, magnetic field vector, magnetic field vector and direction of propagation, all are perpendicular to each other. मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई शब्द रह गया हो किसी का. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. चलिए, वैसे तो पूरा EMW अपने सिलेबस में है, डायग्राम बनाइएगा. छोटा सा चैप्टर है, अभी आज आप देखना 1.5 घंटे में तो ऑलमोस्ट पूरा ही हो जाएगा. न्यूमेरिकल करोगे तो आधा घंटा और अगले में डिस्कशन में लगेगा, बाकी तो चैप्टर ही खत्म है. बहुत छोटा और आसान चैप्टर. और मजे की बात, 1 घंटे के लेक्चर से 2 सवाल आए हैं 2025 में. रे ऑप्टिक्स के 2 सवाल थे, 6 महीने लगे रे ऑप्टिक्स में, और 2 सवाल. और ये एक लेक्चर में कितने सवाल दे रहा है? 2 सवाल. बना लीजिए. तो EMW में तीनों चीज एक दूसरे के क्या होती है? परपेंडिकुलर. तीनों में कौन कौन है बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. अब आप ध्यान से देखिएगा क्या मैं कहना चाहता हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा कितने डिग्री पर होना है? 90 पर. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक. इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है. हमारा आंख का रेटिना भी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रति सेंसिटिव है. तो हम पूरे चैप्टर में किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की. होते दोनों हैं, दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, पर चर्चा किसकी की जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की. तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे. अब आप सुनते जाइएगा. मान लो आपकी लाइट जा रही है बेटा x डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है x. तो सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड को होना है 90 डिग्री, कंपलसरी है. तो बता कहां हो सकती है? y में. बिल्कुल ठीक बात. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है. ऑसिलेट का मतलब समझते हैं? ऑसिलेट, इस तरह से ऑसिलेट कर रही है. ये देखिए, ये ऑसिलेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये ऑसिलेशन है y में. एक बच्चा पीछे बोला सर z में भी तो हो सकती है. बिल्कुल सही बात है. क्यों z में? क्यों? क्योंकि z भी तो 90 डिग्री पर है. z भी तो 90 डिग्री पर. एक बच्चा बोल रहा कि नहीं सर और अच्छा बोलो. मैं कहा क्या बोलूं? सर आप बोलो YZ प्लेन में कहीं भी हो सकती है. YZ प्लेन में कहीं भी हो सकती है. क्यों सर YZ प्लेन में कैसे? जरा सोचिए, अगर वेव x में जा रही है, ये वेव x में जा रही है, ये है YZ प्लेन, ये y एक्सिस, ये z. अब बताइए क्या ये प्लेन पूरा इसके परपेंडिकुलर है? ये देखें, इसमें कहीं भी हो सकती है, कहीं भी, टेढ़ी मेढ़ी कहीं भी. फाड़ देना पन्ना. देखें ये पेज है, ठीक है, ये YZ प्लेन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी हो सकती है और वेव जा रही है आपकी तरफ. अब बताइए क्या ये सारे पेन के निशान
इस मार्कर के परपेंडिकुलर है क्या? ये सारे पेन के निशान इस मार्कर के परपेंडिकुलर है। अब आप देखना, फिर फील करना जरूरी है। वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स, मेरा हाथ है वेव का प्रोपोगेशन, और ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन हमेशा इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हो सकती है? वाई में। सर जेड में भी? और अच्छा, वाई जेड में कहीं भी। इसका मतलब हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को कितने डिग्री पे होना है? इस तरह की लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाई जेड कहीं भी हो सकती है, बच्चे इस लाइट को बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन, ये कहते हैं वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन वाई में भी, जेड में भी, वाई जेड में कहीं भी, इस तरह की लाइट को क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। ये जितना भी आप प्रकाश देख रहे हैं, सनलाइट, ट्यूबलाइट, टॉर्च का प्रकाश, ट्यूबलाइट, ये सब कैसी हैं? अनपोलराइज्ड। अगर अब अच्छा समझ में आएगा, बाद में लिखिएगा, इफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर is restricted only in one direction, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए केवल एक दिशा में, then such a light is called polarized light। कहने का क्या मतलब है? क्या कहना चाहता हूं? अगर मान लो वेव जा रही है एक्स में, अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्ट। भाई कोई एक दिशा चुन ले, कोई एक चुन ले, तेरी मर्जी पड़े। वो क्या सर मैं तो वाई में रहूंगा। ठीक है, बता अब सिर्फ किस में रहेगा? वाई, सिर्फ वाई, ओनली वाई। इस तरह की लाइट को क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड लाइट। वो कहेगा नहीं सर मैं वाई में नहीं, मैं तो किस में रहना चाहता हूं? जेड में। मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है एक्स, मैं सारे के सारे वाइब्रेशन किस में रखूंगा? जेड में। तो केवल क्या होगा? जेड, केवल जेड। आप डेफिनेशन पढ़िए, आपको समझ में आएगा। इफ द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन, इस तरह की लाइट को क्या कहा जाएगा? पोलराइज। प्रतिबंध लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन, कि भैया केवल किस में? एक डायरेक्शन में, आइदर इन वाई और इन जेड। पिताजी ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, आए ना तो 10 बजे तक आ जाएगा रोज रात को। रोज ये लेट आना मुझे पसंद। तेरी मां मुझे रोज तलती है, परेशान करती है, फोन लगाओ, उसको कब तक आएगा? खाना नहीं खाया, फिर वो खाना नहीं खाती, मुझे परेशान करती है, मैं तुझे फोन लगाता रहता हूं। रोज का नाटक मुझे नहीं चाहिए। आए ना 10 बजे तक आ जाए कर, इसके बाद आए ना भारी सोने का ठिकाना देखा कर, अपने घर में आने की जरूरत। रेस्ट्रिक्शन लगा दिया बाबूजी ने। आए ना 10 बजे तक आ जाए कर, रोज का नाटक मुझे पसंद। जिस दिन लेट आए ना उस दिन भारी रहा कर। रेस्ट्रिक्शन लगा दिया बाबूजी ने। घर पे कितने बजे तक पहुंचना है? 10 बजे से पहले पहले पहुंचना है। पिताजी का घर है, लगा दिया रेस्ट्रिक्शन। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली इन वन डायरेक्शन। यहां क्या था? मर्जी पड़े, वाई में, जेड में, वाई जेड में, कहीं भी, सब डायरेक्शन में पॉसिबल में, तो इसे हम बोलते हैं अनपोलराइज। इफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली इन वन डायरेक्शन, देन सच अ लाइट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। पूरे चैप्टर में हमें यही करना है, अनपोलराइज्ड लाइट को किस में बदलना है? पोलराइज्ड लाइट। और अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में बदलने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। कोई पूछ ले कि भैया पोलराइजेशन होता क्या है, तो एक लाइन में उसको पहले जवाब दीजिए। पोलराइजेशन मतलब अनपोलराइज्ड लाइट को किस में बदलना? पोलराइज्ड लाइट।
अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में बदलने के प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन सभी तरह की वेव शो नहीं करती। पोलराइजेशन केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव का ही फिनोमिना है। कारण क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में ही जो वाइब्रेशन होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है। पहले आप नोट कर लीजिए, फिर एक बार सारा समझाता हूं। अगले टेस्ट की डेट आ गई क्या? कब है? 31 को। तैयारी शुरू कर दें, पूरे अभी 2 हफ्ते हैं। डिफ्रैक्शन पूरा आएगा। डिफ्रैक्शन से दूंगा इस बार या इंटरफेरेंस से दे दूंगा। अब रे नहीं दूंगा, रे बहुत बार दे दिया। अब वेव ऑप्टिक्स पूरा, और जो नया चैप्टर शुरू हो जाएगा वो भी आएगा। तो क्या पोलराइजेशन पूरा हो जाएगा? तो आप इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन इसको 2-3 बार रिवाइज कर लो। अभी वेव ऑप्टिक्स देंगे पूरा, ठीक है? और जो नया चैप्टर जितना हो जाएगा वो आएगा। अब रे थोड़ा लेट देंगे, 2-3 महीने बाद। खूब दे दिया रे ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक नहीं तो क्या होता है, सवालों की संख्या फिर नए टॉपिक पे कम हो जाती है। अब वेव ऑप्टिक्स देंगे तो क्या वेव ऑप्टिक्स पे पूरा इंटरफेरेंस के भी 5-6 सवाल आ जाएं, डिफ्रैक्शन के आ जाएं, पोलराइजेशन के आ जाएं। तो पोलराइजेशन कौन शो करता है बताइए? केवल ट्रांसवर्स वेव। साउंड वेव नहीं करेंगी। कारण क्या है? साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, साउंड वेव्स नहीं करेंगी। लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं करेंगी। जबकि पता है डिफ्रैक्शन सब करते हैं। पोलराइजेशन केवल और कौन करता है? ट्रांसवर्स वेव। लाइट करेगी, क्योंकि लाइट कौन है? ट्रांसवर्स वेव। तो ध्यान रखिएगा, साउंड नहीं करती, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स नहीं करती, पोलराइजेशन केवल ट्रांसवर्स वेव शो करती हैं, क्योंकि इसी में वाइब्रेशन 90 डिग्री पर होता है। दो मेथड हमारे सिलेबस में है और वही हमारे चैप्टर के 2 लॉ हैं। और दोनों एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है, हमें सिर्फ उसके रिजल्ट समझने हैं। ये तो लिख लिया होगा बेटा, बहुत पहले का था। ये बाद में लिखा तो ये बाद में लिखना होता है, जिस क्रम में लिखते हैं वैसे लिखते हैं, कुछ भी लिख देते हैं कहीं भी। अब वापस लिख दे जो लिखा है। दो ही लॉ हैं, दो ही मेथड हैं जो सीखने हैं। तेज बोलिए, तेज बोलिए। हाइगन ने लाइट वेव को क्या माना था? ट्रांसवर्स। आगे बढ़ूं क्या? तो भैया 2 लॉ हैं, दोनों एक्सपेरिमेंटल हैं। ब्रिस्टर ने क्या देखा वो हमें पढ़ना है। 15-15, 20-20 मिनट में दोनों खत्म हो जाते हैं। आसान टॉपिक, आप 2-3 घंटे में तो बढ़िया इसका मॉड्यूल, डीपीपी सब कर सकते हैं। लिखिए मेथड 1। मिटा दूं क्या? जल्दी आओ।
मेथड 1, ब्रिस्टल लॉ। चले अब आराम से समझना, वन शॉट में समझ में आ जाएगा, मन लगा के देखिएगा, आज ही इसके न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, कल छुट्टी भी है, खूब पढ़ाई करिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये समय फिर वापस नहीं आएगा, छुट्टियां बैक टू बैक, कल छुट्टी है, कल वापस छुट्टी आ रही है। जितनी पढ़ाई कर सकते हैं करिए, दिसंबर जनवरी में बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा, इतना रिलैक्स नहीं रहेंगे जितना भी हैं, अभी रिलैक्स हैं, बहुत ज्यादा अपने पास अभी लोड नहीं है, इसलिए जितना रिवाइज कर सकते हैं, जो पढ़ लिया उसको इतना रिवाइज और करके रख लीजिए। बॉटनी जूलॉजी में दो दो चैप्टर, एक एक चैप्टर तो हो गया होगा। देखो आप कह रही है 30-35 चैप्टर हो चुके हैं, हाँ, है ना। तो आप यही सोचिए, जैसे कल है संडे, अब सबका अलग अलग सेट कर सकते हैं, या 4 चैप्टर बॉटनी के पकड़ते हैं, केवल पूरे दिन उनकी क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी तैयार करिए, कोशिश करिए, थोड़ा डेडिकेशन दिखाइए। जब सब बच्चों को पता है, पूरे भारत को पता है, 360 में से 340, 345, 350 तो एनसीईआरटी से ही आएगा, एक या दो सवाल इस साल थोड़े से अच्छे आए थे, बाकी तो पूरा एनसीईआरटी फोकस है। तो भाई एक बार एनसीईआरटी को पढ़े ना यार, 10-12 घंटे एनसीईआरटी लेकर बैठ। फिजिक्स का मास्टर हूं, क्या कह रहा हूं, बॉटनी जूलॉजी पढ़। कारण फिजिक्स नहीं है, कारण है सिलेक्शन, और सिलेक्शन का आसान सबसे पहला रास्ता जो निकल रहा है वो बायो से निकल रहा है। कारण क्या, बायो की वेटेज भी डबल है, वेटेज डबल, और सिलेबस आउट है कि 350 तो पक्का कहां से टिकेगा, एनसीईआरटी से। तो थोड़ा सा इस बात को गंभीरता से समझे कि यार मुझे ना ऐसा क्यों नहीं याद है, 4 चैप्टर की कहीं से भी कोई भी लाइन पूछ लो, संभव तो है, बार बार उसको पढ़ेंगे तो क्यों नहीं तैयार हो सकता है। थोड़ा सा इसको समझिए बात को, सभी सब्जेक्ट पढ़ने से काम चलेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, केवल एक या दो सब्जेक्ट के आप भरोसे बैठोगे नहीं हो पाएगा, मामला गड़बड़ है। थोड़ा सा इस बात को सीरियसली लीजिए। चलिए अब आते हैं ब्रेस्टर लॉ। ब्रेस्टर ने कहा, जब लाइट, डायग्राम साथ साथ बनाना शुरू करिए, अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज का मतलब होता है बनाने में जिसमें एरो भी होंगे और डॉट भी होंगे, एरो भी होंगे, डॉट भी होंगे, इसे बोलते हैं अनपोलराइज। ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। अनपोलराइज लाइट देखिए, एरो भी हैं और डॉट भी हैं। अनपोलराइज लाइट जब किसी मीडियम की बाउंड्री पर किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर, ध्यान दीजिए ये हर कोई एंगल नहीं होगा, ये एक पर्टिकुलर एंगल है, साथ साथ बनाते जाइए, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन। और इसके बाद दो प्रोसेस हुए, एक हुआ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि रिफ्लेक्टेड लाइट भाई साहब 100% क्या हो गई, पोलराइज, सिर्फ उसमें क्या बचे, डॉट, 100% पोलराइज। और जो दूसरी लाइट है रिफ्रैक्टेड, ये थी पार्शियली पोलराइज्ड। पार्शियली पोलराइज का मतलब कुछ कुछ एरो, कुछ कुछ डॉट। ये 100% पोलराइज्ड। आराम से चित्र बनाइए, चित्र में भी बहुत सारी बातें काम की हैं।
फिजिक्स में कौन सा मॉड्यूल नहीं मिला अभी अपन को प्रिंट होकर? फिजिक्स में 6 आ गए, 6 के 6 सबने ले लिए फिजिक्स में? एक बार हाथ खड़ा करो, जिसने नहीं लिया भैया ले लेना। मॉड्यूल नंबर 3 नहीं लिया होगा, ले लो फिर। एक एसएचएम वेव का आ गया है थर्मोडायनेमिक्स वाला, तो फिर कौन सा रह गया? सबने ले लिया ना? किसी का कोई रह गया तो रिसीव कर लीजिए। फिजिक्स के 6 मॉड्यूल हैं टोटल, 3 11वीं के और 3 12वीं के। किसी ने नहीं लिया हो तो स्टोर में जाकर ले लीजिएगा, वहां पता भी चल जाएगा, एंट्री होती है सारी कंप्यूटर पे। ये मैंने सब कुछ लिख दिया है, अब इसको समझाता हूं। सारे प्रश्न यहां से सॉल्व हो जाएंगे, पहले आप नोट कर लीजिए। ब्रिस्टर वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने सारी बातें ऑब्जर्व करी, सब बातों को पॉइंट में अपन ने लिख लिया है। वो डिफ्रैक्शन की 1.4 करी थी, अब मेरे हिसाब से पूरी हो जानी चाहिए। बढ़िया, 20-21 सवाल हैं उसमें, 21 क्वेश्चन है, एक एक सवाल कर लीजिए। अभी फिर संडे है, आधा घंटा लगेगा, दूसरी बार करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। पता है, हो सकता है आपने एक बार कर लियो पर समय ज्यादा लगा है, अब बैक टू बैक एक बार और करो, ये एक नया तरीका सीखो। कर ली, एक बार और करो। आपको अरे यार सर यही तो करी थी, इससे बड़े तो नए सवाल करेंगे ना भाई, इसी को एक बार पहले और कर, तो तुझे क्या होगा, पकड़ समझ में आएगी, सवाल की लैंग्वेज, अप्रोच, कैलकुलेशन। तो इसी को बैक टू बैक एक बार और करना चाहिए, ताकि कि आपको चीजें समझ में आए, और फिर कुछ और करो, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा फायदेमंद है अगर हम उसी सोर्स को, सोर्स का मतलब होता है जहां से हम कर रहे हैं, डीपीपी, एनसीईआरटी, किताब या मॉड्यूल, उसी सोर्स को एक बार दो बार और करना चाहिए, तब अंडरस्टैंडिंग का लेवल और बढ़ता है, अप्रोच समझ में आती है कि अच्छा यार पिछली बार मैंने इसको ऐसे सोचा था, यार ये और फास्ट मेथड है। सिलेबस बिल्कुल सही चल रहा है पेस पर, 15-20 दिन बाद मैं आपको कभी बीच में बताऊंगा भी सही, ट्रैक रिकॉर्ड पूरा। टारगेट वही है, फरवरी का अंत, मार्च कोशिश करेंगे कि मार्च का 1 तारीख भी नहीं आए, उससे पहले ही अपना पूरा सिलेबस हो जाए, कोशिश पूरी रहेगी। जो आपके बाद के फेज आए उनका सिलेबस 5 मार्च 10 मार्च तक जाएगा, कोशिश करेंगे कि आपका 1 मार्च भी नहीं लगे, उससे पहले हो जाए। तो 2 महीने आपके पास पूरे पूरे क्या मिलेंगे, रिवीजन, वन शॉट, सेमी मेजर, मेजर, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल पेपर, सब कुछ। और पूरा आपको यहीं रहना है, पूरा एकदम, जब तक परीक्षा नहीं हो तब तक हमारी गाइडेंस में ही रहना है। वन शॉट पढ़ें, रिवीजन करें, सारे सेशन का रिवीजन होगा, पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का रिवाइज कराएंगे। चलिए क्या आगे बढ़ें क्या? चलिए अब एक बार समझ लेते हैं,
नोट कर लिया कि रुको 1 मिनट और? देखिए चलिए सुने, हो क्या रहा है पहले आप समझ लीजिए, 2-3 बार सुनेंगे तो याद भी हो जाएगा। सबसे पहले ब्रूस्टर एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने इस बात को प्रैक्टिकल करके देखा। क्या किया, थोड़ा टूटा फूटा बोलिए। सबसे पहले कौन सी लाइट आई? अनपोलराइज। अनपोलराइज का मतलब जिसमें एरो भी हैं डॉट भी। आराम से देखते जाइए तसल्ली से। किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे आई, हर एंगल पर ये फिनोमिना, ये भी लिख दिया देख। ऐसा नहीं कि किसी भी एंगल पे फिनोमिना होगा ना, एक पर्टिकुलर एंगल पर ही ये सारा तामझाम होता है। दैट पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तब उन्होंने क्या देखा कि इस लाइट के कितने टुकड़े हुए? हमेशा होते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट होता है और कुछ रिफ्रैक्ट होता है। रिफ्लेक्टेड लाइट को देखा तो दंग रह गए कि लाइट कैसी थी? 100% 100% पोलराइज, 100% पोलराइज। रिफ्लेक्टेड लाइट इज 100% पोलराइज। रिफ्रैक्टेड, इसमें तो एरो भी है डॉट भी है, यहां हमारा कोई कंसर्न भी नहीं है। हमारा कंसर्न तो कहां है? ऊपर। यहां तक की बात को और सुनिए, थोड़ा कुछ और अपने मन से बोलिए। अनपोलराइज लाइट आई, रुक जाइए बीच में 1 मिनट का ब्रेक लीजिए। अनपोलराइज लाइट आई, क्या किसी भी एंगल पे होगा या एक पर्टिकुलर एंगल? एक पर्टिकुलर एंगल। दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन या ब्रूस्टर एंगल। उस पर क्या होगा? जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो 100% क्या होगी? देखिए सब बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, तो जब भी पढ़ेगा याद हो जाएगा। अनपोलराइज लाइट आई, किसी पर्टिकुलर एंगल पे आई, देन रिफ्लेक्टेड लाइट इज 100% पोलराइज। हर एंगल पे ये फिनोमिना ऑब्जर्व नहीं होता। फिर ये दोनों कितने पे देखे गए? कौन कौन? रिफ्लेक्टेड और, जरा गौर करिए, ये अपनी एक नॉर्मल है, क्या इन तीनों का सम 180 होगा? बताओ किस किस का? IP प्लस 90 प्लस R बराबर, तो IP प्लस R 180 माइनस 90, IP प्लस R 90। देख मैंने कोने में भी लिखा हुआ है। और समझ, स्नेल लॉ, पहला दिन सोच और आज आखिरी दिन चैप्टर खत्म हो रहा है। स्नेल लॉ की देख, बादशाह देख, पहले दिन भी और आखिरी दिन भी लग रहा है। लगा स्नेल लॉ, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। आर की वैल्यू 90 माइनस, तो 1 साइन IP, म्यू साइन आर की जगह 90 माइनस IP, तो साइन IP म्यू कॉस IP। नीचे ले जा, साइन IP बटे कॉस IP, साइन बटे कॉस। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, काहे कॉपी भरे हैं भाई, कोई पूछ ही नहीं रहा। कॉपी भरने का कोई फायदा नहीं है, 12वीं बोर्ड देना नहीं है, इससे कुछ ऐसा सीखा नहीं जिस पे कोई अलग से सवाल बन जाए। सीधा अपन को ब्रिस्टल लॉ याद होना, म्यू बराबर, म्यू कौन? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलो नींद खोलो। म्यू बराबर 10 IP, म्यू बराबर, म्यू कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, IP एंगल ऑफ पोलराइजेशन। दूसरा IP प्लस R बराबर 90 डिग्री। एक मजे की बात है इसमें देख, इस रिफ्लेक्टेड लाइट में डॉट है या एरो है? डॉट। डॉट का मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर। रिफ्लेक्टेड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन प्लेन के कैसे पाए गए? परपेंडिकुलर। ये अपने आप में एक थ्योरेटिकल प्रश्न है। हर एंगल पर ये काम नहीं होता, एक पर्टिकुलर एंगल पर ये काम होता है। वैज्ञानिक का नाम ब्रिस्टर। क्या किया? अनपोलराइज लाइट को इंसिडेंट करवाया एक पर्टिकुलर एंगल पे, और क्या ऑब्जर्व किया? रिफ्लेक्टेड लाइट इज 100% पोलराइज। बोलिए क्या बात ओके है? चूंकि लॉ में ज्यादा दम नहीं है
तो पता है वो करता क्या है, बदमाशी करता है कि यार लॉ में तो दम है नहीं, तो क्या करता है दूसरे चैप्टर के साथ जोड़ देगा, इसको क्रिटिकल एंगल के साथ जोड़ देगा। अब याद कर क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साइन थीटा सी बराबर, तो पहले क्या करेगा वो क्रिटिकल एंगल आपको देगा, तो सोच क्रिटिकल एंगल से क्या आएगा, और म्यू वहां रखेगा तो क्या आएगा आई पी, क्यों उसको पता है लॉ में ज्यादा दम, दो दो चीजें जोड़ देता है, ब्रिस्टल लॉ लगवाएगा म्यू निकलवाएगा और फिर पूछ लेगा म्यू से स्पीड बताओ, तो फिर म्यू बराबर क्या लगा दो सी बाई वी, क्योंकि अकेले उसमें ज्यादा दम है ही नहीं, तो उसको दो तीन बातें क्या करनी पड़ती हैं, जोड़नी पड़ती हैं। वो रिफ्रैक्शन पूछ लेगा, रिफ्रैक्शन का एंगल, तो आई पी प्लस आर बराबर 90, और ब्रिस्टल लॉ म्यू बराबर, इस पे तेरे सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। पर तू बातों को पहले समझ मस्ती से, पहले इनको बोल, ये पूरा है थीटा सी कौन, क्रिटिकल एंगल, म्यू बराबर सी कौन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी स्पीड ऑफ लाइट इन, आई पी प्लस आर, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एकदम पूरी थीम दिमाग में सेट होनी चाहिए, बोलना आना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, तब टॉपिक का आनंद आता है कि अपन को एक एक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है, रट्टाबाजी नहीं चाहिए, चीजें समझ में आए, फिनोमिना याद हो, फॉर्मूले का रिलेशन पता हो, फिर सवाल लगाने का अलग आनंद है। पांचवी बार फिर बोल रहा हूं, कौन आई, अनपोलराइज्ड लाइट आई, हर एंगल पर यह फिनोमिना, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर यह फिनोमिना होता है, दैट पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन, दैट पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन, उसे बोलते हैं ब्रिस्टर एंगल। क्या देखा उन्होंने, इस पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो 100% क्या है, पोलराइज, रिफ्रैक्टेड कैसी है, पार्शियली पोलराइज, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड आपस में परपेंडिकुलर है। बताइए क्या ये बात ओके है? 4-5 सवाल करके देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मॉड्यूल निकालिए, 4 मैं कराता हूं, 10 आपको होमवर्क दे दूंगा, तो थोड़ा सा आपको डर हटेगा कि हाँ सर मुझसे बन रहा है मॉड्यूल, आप सर साथ साथ में बनवा देते हो ना, तो थोड़ा सा क्या साहस मिल जाता है कि मैं कर सकता हूं। आप पढ़ा के छोड़ दो, पूरा पढ़ा दो, क्या दे दो, मॉड्यूल पूरा करना है, अरे पूरा कैसे करना है यार, आप थोड़ा कुछ कराओ, थोड़ा चलाओ, थोड़ा उंगली पकड़ के चलाओ, फिर सर मजा आता है। ऐसा थोड़े करके आ जाना, तो करके क्या आ जाना यार, आपका नहीं है क्या पेपर, आपको भी तो तैयारी करनी है, 4-5 सवाल आप कराओ तो क्या अंदर से एक साहस मिलता है कि मेरे से भी मॉड्यूल बन सकता है। चलिए आइए 1.5 17, 16, 13, 17, 16, 13 और 12, 4 करके देखिए, आराम से कॉपी में करिए, काटा कूटा चलने दीजिए, कोई नहीं देख रहा कॉपी, मॉड्यूल रोज लाइए। कई अपने बच्चे हैं हीरे, मॉड्यूल लाते ही नहीं है, मॉड्यूल रोज लाइए। उससे क्या होता है, कुछ करेक्शन है, कुछ स्टाल लगाना है, रोज ही भूल जाते हैं। 17, 16, 13, 12, 11 एक्सरसाइज 1.5 मैं खोल देता हूं तुम्हारे साथ, मैं इतने दिन पन्ने पलट रही है तो देखिए, ठीक है कर लेगी। अब पेज नंबर 116, आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, सिलेबस पे ठप्पा लगाने इतना कोई वो नहीं है कि अरे यार 2 दिन बचा लिए, अरे पर बचाने से चीज समझ में नहीं आई फिर फायदा क्या, फिर घर जाके फिर परेशान हो। तसल्ली से कराना जरूरी है कि हाँ सर चीजें दिमाग में बैठ रही हैं, अब मैं घर जाके और पढ़ लूंगा तो तैयार हो जाएगा। लैंग्वेज पढ़िए, देखिए फॉर्मूला रटना तो बहुत आसान है,
इसलिए हम आपको कोशिश करवाते हैं कि आप सवाल यहीं करें मेरे साथ। खुद करो, 15-20 मिनट ले लो। अटक रहा हो कोई सवाल तो अगला कर लो। 16, 13, 12, 11 करिए। कोई फंस रहा हो अगले सवाल पे आ जाइए, पर डर हटाइए फिजिक्स का प्रश्न कर करके। फिजिक्स रटने से काम नहीं चलेगा बेटा। प्लेन ऑफ, वो तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन तो एक में ही होते हैं ना। हम्म, 3 मिनट और, 3 मिनट और। कोई करेक्शन है क्या? आ रहे हैं आंसर, आ रहे हैं? देखते जाना भाई, करेक्शन हो तो जरूर बताइएगा। एक बार देख लेते हैं सारे, मैं करके दिखाता हूं। आज टारगेट बनाओ 1.5 पूरी, हर बच्चा करो। कहीं इसका रे ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन कोई लेना देना ही नहीं है यार। तेरा खुद का मन खुश होगा, अरे यार मैंने 17 के 17 क्वेश्चन लगा लिए फिजिक्स में। अच्छा लगता है, हैप्पीनेस आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लगाइए, मैं साथ खड़ा हूं, कराता जाऊंगा। अब एंगल ऑफ पोलराइजेशन बता क्या दे रखा है बेटा? आईपी। आईपी दे रखा है कितना? 60। पूछा भाई ने क्या है? क्रिटिकल। घबरा मत, क्रिटिकल के लिए तुझे क्या चाहिए? म्यू। म्यू लाएगा कहां से? म्यू बराबर 10 आईपी, 1060 कितना? √3। अब याद कर, साइन थीटा सी बराबर 1/म्यू। म्यू कितना? √3। साइन इनवर्स 1/√3। 17 हो गया। 16, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ जब रिफ्लेक्टेड लाइट इज टोटली पोलराइज्ड हो जाए। तो एंगल ऑफ क्या पूछा है? इंसिडेंस, आई पूछा है। तो बता म्यू बराबर क्या होता है? 10 आईपी। आईपी पूछा है, आईपी पूछा, 10 को वहां भेज दे तो क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स म्यू। म्यू को इसने एन बोला है। 16 भी हो गया। 13 बताइए, वेलोसिटी लाइट बताइए। वेलोसिटी, वेलोसिटी कब आ सकती है? पहले म्यू निकालिए। म्यू बराबर 10 आईपी। ये देखो कितना होशियार है। क्या 15 नहीं दिया था? मैं कर रहा हूं, मेरा मन हो गया। When the angle of incidence is 60, the reflected light is completely polarized. इस वाक्य का मतलब समझो, इसका क्या मतलब है? ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ पोलराइजेशन। मेरे बच्चों बात समझो, एक ऐसा एंगल जब रिफ्लेक्टेड लाइट इज 100% पोलराइज, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन। भाई ने एंगल ऑफ पोलराइजेशन लिखा नहीं है, उसको शर्म आ रही है, पर उसने एक शब्द लिख दिया, रिफ्लेक्टेड लाइट इज 100% पोलराइज। तो 1060, तो म्यू कितना आ गया? √3। अब स्पीड पूछिए, म्यू बराबर c/v। बोलिए। नहीं, एयर टू ग्लास ही तो अपन ने डिराइव किया है। देख, अपन ने जो मनाया है, ऊपर एयर है, नीचे ग्लास है।
बताइए क्या वो ओके है क्या? 13 देखिए, म्यू दे रखा है, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, म्यू दे रखा है, क्या पूछा भाई ने? एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हो, म्यू बराबर 10 IP। तो IP कितना आएगा? √3 कब होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है यार, आसान है वेव ऑप्टिक्स भाई, तो पीछे पड़ जाएगा तो सारे निपटा देगा आज, बस पता चलना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पोलराइज एंगल, टेंजेंट, टेन को पूरा नाम बोलते हैं टेंजेंट, तो कौन सा लॉ है ये? ब्रिस्टल लॉ। 12 दिया था क्या? 12 का, 12 या बढ़त, 11 का आंसर गलत है, 11 का सही कर लो भाई आंसर, 11 में करेक्शन है, आंसर कौन सा आएगा बताइए? 1। ये बढ़िया रहता है क्लास में करने से, चीजें पता चलती रहती हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ूं। अब 12 देखें, 12 दिखने में कितना डरावना है, पर है बहुत आसान, और लैंग्वेज ऐसी भाई, मतलब यहाँ बड़ी कठिन सी लैंग्वेज लग रही है, पर पूछा क्या है? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड कितना डिग्री? यूं ही माहौल बनाया है, इसे बोलते हैं माहौल बनाना, पर कुछ भी नहीं है, सीधा आंसर है एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड 90 डिग्री। बोलिए, आवाज इसको निपटा दीजिए पूरी, मजा तभी है। चलिए अब आगे आए, लिखिए मेथड 2 बाय पोलरॉइड। अब इसे पढ़ें, ये और भी आसान है, इसको भी तैयार कर लें। लिखें मेथड 2, खूब मस्ती लेता है तू भी, है पढ़ा कर तो। लिखें मेथड 2, मेलस वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने भाई साहब देखा नेचर में, साथ साथ लिखते जाएं, लिख लें, फिर आधे घंटे इसको समझते हैं। चैप्टर बहुत आसान है, आप देखो एक ही लेक्चर में पूरा नोट्स भी बन रहे हैं, सवाल भी आप यहीं कर रहे हैं, इसका मतलब रिवीजन तो 15 मिनट में होगा इसका,
एक पूरे लेक्चर में नोट्स भी बना लिए, बोर्ड से देखकर लिख भी लिया, समझ भी लिया, मॉड्यूल भी क्वेश्चन कर लिए। इसका मतलब चैप्टर आसान, स्कोरिंग। और आप सोचिए उसी से 2 सवाल 2025 में। तो इससे ये कहानी से समझ में आता है भैया चैप्टर कोई छोड़ना नहीं है, कोई सरल, कोई लंबा, कोई कठिन नहीं है, पढ़ने सारे चैप्टर हैं। अब मान लो कोई ऐसा सोचे अरे यार पोलराइजेशन इंटरफेरेंस छोटा चैप्टर है, मैं दूसरा चैप्टर ज्यादा पढ़ लूंगा, और उसी से 2 प्रश्न आ गए। इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए, छोड़ना कुछ भी नहीं है सिलेबस में, पढ़ना सब है। हाँ प्रैक्टिस कम ज्यादा हो सकती है पर कंटेंट सारा आना चाहिए, छोड़ना कुछ भी नहीं। अब क्या था, नेचर में, प्रकृति में कुछ ऐसे स्पेशल क्रिस्टल पाए जाते हैं, परमपिता परमेश्वर मतलब ऐसे जबरदस्त क्रिस्टल प्रकृति में पाए जाते हैं। क्या करते हैं वो देखिए। कैसी लाइट आई? अनपोलराइज लाइट आई। पहले मुझे बताओ अनपोलराइज का मतलब क्या? जिसमें एरो भी होंगे, डॉट भी होंगे, एरो भी होंगे। ये जो बेंजीन जैसा आपको दिख रहा है यही कौन है? टूरमालिन क्रिस्टल। नाम बोलो इसका, टूरमालिन क्रिस्टल। इसे बोलते हैं पोलरॉइड। चश्मे आते हैं पोलरॉइड के, आपने देखा हो, पी लिखा रहता है, रेबेन पी, रेबेन पी। पी मतलब पोलरॉइड, पोलरॉइड के बने हुए हैं वो। क्या करता है वो देखिए कितना मस्त। लाइट में से 2 कंपोनेंट हैं, एरो भी हैं और डॉट भी हैं। ये इसकी कौन है? ट्रांसमिशन एक्सिस। इस एक्सिस के जो जो पैरेलल है उसको तो क्या कर दिया? पार। ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल वाले कंपोनेंट पास। बता इसके पैरेलल कौन है? एरो है या डॉट है? देख एरो पास हो गए, और जो डॉट थे जो कि इसके क्या थे? परपेंडिकुलर, उनको क्या कर लिया? एब्सॉर्ब। नेचर ने इनको एक ऐसी जबरदस्त क्वालिटी दी है। आप क्यों नहीं पूछ सकते सर ऐसा क्यों, सर ये क्यों कर दिया? ऊपर लिखा हुआ है प्रकृति में कुछ ऐसे स्पेशल क्रिस्टल पाए जाते हैं जिनके पास ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। अब तो केमिकल रिएक्शंस करके लेबोरेटरी में भी बनने लग गए हैं, पर ओरिजिनल जो पाए जाते हैं वो कौन है? टूरमालिन। इनकी क्या विशेषता होती है बोलिए, कोशिश करिए। अनपोलराइज लाइट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? पोलराइज लाइट। और मजे की बात, अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है तो पता है इसकी आधी हो जाएगी। पूछिए क्यों आधी हो जाएगी बताइए। इसमें एरो भी हैं और डॉट भी हैं। डॉट को तो क्या कर लिया इसने? एब्जॉर्ब। तो डॉट डॉट रुक गए, पार कौन हो गया? तो इसे बोलते हैं फ्लैट 50% ऑफ। फ्लैट, फ्लैट का मतलब होता है, एक तो लिखा होता है, आप इतने शोरूम पे आपने मॉल में गए हो, अप टू 50%, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। एक होता है फ्लैट, पूरे स्टोर में जिस पे तू हाथ रख दे बेटा 50% ऑफ है। फ्लैट, फ्लैट का मतलब होता है कोई भी लाइट आएगी 50% उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। इसके बाद अब आएगा मजा। इसके बाद फिर मेलस ने एक पोलराइड और लगाया, उसी में जगह है तो ठीक है थोड़ा सा बना लीजिए। ये पोलराइड लगाया जो कितने एंगल पे लगाया? थीटा। पहले में कोई मेलस तो नहीं लगाना, पहले में तो याद रखना है फ्लैट 50% ऑफ। अब बताइए इस पर जो लाइट गिरेगी वो कितनी गिरेगी? I नॉट बाय 2। तो मेलस ने कहा अब जो इंटेंसिटी ट्रांसमिट होगी वो होगी I नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ लोग I नॉट बाय 2 नहीं रटना चाहें और रटना भी नहीं चाहिए, तो इसे बोल देते हैं I पोलराइज्ड। कितनी? I पोलराइज्ड। तो उसके ऊपर जितनी भी पोलराइज्ड लाइट गिरेगी उसका क्या लेना पड़ेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया वो भी आप सीख सकते हैं,
पर डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, इसके कंपोनेंट करो। एक इस लाइन के लॉन्ग करोगे एम्पलीट्यूड का कंपोनेंट तो आएगा, सोचो कॉस, और इधर वाला क्या आएगा, साइन। बताओ ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल कॉस है, तो बताओ कौन पार हो जाएगा, कॉस वाला पार हो जाएगा। और इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो देखो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर। पहले आप नोट करिए, मैं एक बार धीरे धीरे और तसल्ली से समझाता हूं, फिर क्वेश्चंस करोगे तभी क्लियर होगा। अच्छा, मेलस पहले में लगाना है या दूसरे में? पहले में तो जरूरत ही नहीं है, पहले में तो फ्लैट 50% ऑफ, अनपोलराइज किस में बदल जाएगी, पोलराइज में। ये I0/2 आप नहीं रटें, आप तो ये रटें कि इसके ऊपर जो इंटेंसिटी आई है IP, जो पोलराइज लाइट उसके ऊपर गिरी है, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 3 प्रश्न करेंगे तभी हवा लगेगी, अभी समझ में नहीं आएगा, अभी आप सिर्फ बना लें। तो पहले आप लिख लें, फिर मैं वापस बोलता हूं। प्रकृति में कुछ ऐसे स्पेशल क्रिस्टल पाए जाते हैं जिनके पास परमपिता परमेश्वर की दी हुई एक स्पेशल ताकत है, वो ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट को क्या कर देते हैं, पास, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब। नोट कर लें अच्छे से। अभी 3 सवाल कराऊंगा, एकदम आपके तैयार हो जाएगा चकाचक, कहीं कोई टेंशन नहीं। मिटाऊं क्या? आज का होमवर्क 1.5, 1.4 को भी वापस करिए, कोशिश करिए 1.4 आधे घंटे में हो जाए। अगर दूसरी बार कर रहे हैं तो उसी सोर्स को वापस करिए, आपको चमत्कारिक फायदा मिलेगा। बहुत अलग अलग किताब करने से, सोर्स करने से इतना फायदा नहीं है, उसी सोर्स को एक बार फिर से रिवाइज करने पर ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। मिटाऊं क्या? जल्दी आओ, कुछ बीच में नहीं है ना, आपने उन सारे कंपोनेंट्स को क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। जैसे YZ प्लेन में थी, ये सब टेढ़ी मेढ़ी कहीं भी थी, अब इन सबको क्या कर दिया आपने, कंपोनेंट करके पूरा पूरा Y में कर दिया और Z में कर दिया। सही बात है। अब आपने रखा कौन, पोलरॉइड। पोलरॉइड की ये ट्रांसमिशन एक्सिस है, इसके पैरेलल कंपोनेंट्स को इसने क्या कर दिया, पास। अब पैरेलल कौन है, एरो है या डॉट है, पैरेलल कौन है, एरो पैरेलल है। कैसे पता चले, ये एक्सिस है, ये एरो है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल। डॉट तो ऐसे हैं, तो डॉट तो इसके क्या हो गए, परपेंडिकुलर। तो इसने कौन से कंपोनेंट पार कर दिए, पैरेलल। सही बात है, वो टेढ़े मेढ़े हो ही नहीं सकते। टेढ़े मेढ़े को तो आपने रिजॉल्व करके कितने में तोड़ दिया, 2 भागों में, Y और Z। सही है, चलिए आगे बढ़ूं क्या? चलिए अब 1-2 सवाल देखिए, वो थोड़े से कम समझ में आएंगे और उसके बाद फिर चीजें क्लियर होंगी। अब जैसे एक पहला प्रश्न लिखिए, 2 पोलरॉइड हैं P1 और P2, बनाते जाइए।
बहुत आसान है, मतलब 2-3 प्रश्न करते ही आपको एकदम क्लियरिटी नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगी। क्वेश्चन जरूर करिएगा, सॉल्व एग्जाम्पल भी निपटा दीजिए, कोई शर्म नहीं है। सॉल्व एग्जाम्पल भी करिए, एक्सरसाइज पूरी करिए। टारगेट बनाइए यार, पूरा रे ऑप्टिक्स कॉपी आप कितनी भर गई है ना, इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने समय से आपने रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स पढ़ी। आपको एक वन शॉट का लिंक भेजूंगा टेलीग्राम पर, 5 से 6 घंटे का है। संडे को बैठ के उसको पढ़िए, आपको ऐसा लगेगा यार पूरी सर ने जो कॉपी में लिखाया है वो 5 घंटे में पूरा समराइज कर दिया विथ न्यूमेरिकल्स। एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो नहीं बताया। तो वो फायदा है कि यार इतनी मोटी कॉपी 5 घंटे में कैसे पूरी की पूरी क्या की जाए, रिवाइज। लास्ट ईयर का है वो वन शॉट, यूट्यूब पर है, मैं आपको भेजूंगा लिंक, है ना, ऑप्टिक्स का। इस साल फिर पढ़ाएंगे फरवरी मार्च में, तब तो बताएंगे। पर आपको मान लो पूरा ऑप्टिक्स रिवाइज करना है, सर मुझे ना एक बार सारे कॉन्सेप्ट रिफ्रेश करने, तसल्ली से आप वो 5 घंटे लगाइए, संडे को बैठकर कॉपी लेकर बैठिए, सवाल करते जाइए, कॉन्सेप्ट सुनते जाइए। अच्छा वही सारे शब्द सुनोगे जो मैंने क्लास में बोले तो जल्दी रिकॉल होते हैं, हाँ यार सर ने ऐसे ही समझाया था, वापिस यहां भी वही शब्द बोल रहे हैं, तो दिमाग में ऐसे मजबूत हो जाते हैं ना, और मजा आ जाता है। ऐसे रिवीजन करना सीखिए कि इतनी मोटी कॉपी 5 घंटे में कैसे रिवाइज की जाए। चलिए सब लोग बोर्ड पे देखें, पहला प्रश्न है, ध्यान से। पहला पोलरॉइड, पहले पोलरॉइड में दिमाग नहीं लगाना, क्या करेगा बताइए, फ्लैट 50% ऑफ, मामा जी की दुकान है, मामा कह रहा है भाई ले ले तेरी दुकान, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे घर की दुकान है, जिस पे हाथ रखे वो फ्लैट 50%, मामा फ्री में दे दे। मामा के बेटा जो लागत आई है वो तो दे, ऐसा थोड़ी ना, बहन का लड़का है वो अच्छी बात है, पर जो मेरे पैसे लगे उतना तो दे, है ना, मैं कमा नहीं रहा हूं तेरे से, कमा नहीं रहा हूं, पर जो लागत मेरी लगी बेटा वो तो दे, 50% पर लेकर आया हूं, तो स्टोर में जो सामान तुझे पसंद आए ले ले, कितना ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ। ठीक बात है, तो पहले वाले में कभी दिमाग नहीं लगाना, ये आई है तो बताओ ये I/2, देख ले, 15 मिनट रुक जाइए, बात समझ ले पहले। सर ऐसे क्यों 15 मिनट, ताकि तुझे लगे ना आराम से पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं भाग रहे हैं तो दौड़ रहे हैं, एक लाइन पढ़ाते हैं फिर सर 20 मिनट रुक जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तेरे मुंह से कभी निकलेगा ही नहीं कि जी सर तेज पढ़ाते हैं। तो आई लाइट आई, पहले से फ्लैट 50% ऑफ, कितना हो गया, I/2। अब लगेगा मेलस, ये इस पर कितनी गिरी बता, इस पे I/2। तो देख अब मैं मेलस लॉ लगा रहा हूं, कह के लगा, कह कर कि मैं फिजिक्स लगा रहा हूं, IT बराबर IP कॉस स्क्वायर, IP पोलराइज लाइट इस पे कितनी गिरी, I/2 कॉस स्क्वायर, इन दोनों के बीच का एंगल P1 P3, ये रहा देख, P1 P3 कितने पर 60, कॉस स्क्वायर 60, तो I/2 कॉस 60 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, I/8, यहां कितनी पार हो गई, I/8। क्या आंसर आ गया क्या, अब ये I/8 इस पर गिरेगी, अब मैं फिर से लगाऊंगा, कहकर लगाओ, कहकर मैं फिर से मेलस लॉ लगाना चाहता हूं, IT बराबर IP कॉस स्क्वायर थीटा, कहकर लगाना है। अब बताओ इसके ऊपर कितनी गिरी, I0/8, थीटा कितना लेगा, थीटा 60 नहीं, कॉन्सेक्यूटिव पोलरॉइड P3 और P2, ये देखिए फोटो बना हुआ है, ये कुल था 90, ये 60, तो ये कितना, मेरे बच्चे बोर्ड पे देखो, मेरे बच्चों बोर्ड पे देखो, मम्मी का समय बोर्ड पे देखो, P3 और P2 के बीच का एंगल, P3 और P2 में 60 नहीं 30, अब यहां आएगा 30, तो I/8 cos 30 √3/, तो आंसर आ गया 3I/32।
बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। पहले वाले में कोई मेलस लॉ नहीं लगाएंगे, वहां क्या बोले, फ्लैट 50% ऑफ। लिख लो, ये ऐसे शब्द है ना कि वो बहुत जल्दी क्लिक करते हैं पेपर में। फ्लैट 50% ऑफ। एक बार और करके देखते हैं। अच्छा, एंगल सही छांटना जरूरी है। जब मैं इन दोनों में लगा रहा हूं तो एंगल 60 है, पर P3 और P2 में लगा रहा हूं तो एंगल 30 है। मेलस लॉ कितनी बार, मेलस लॉ कितनी बार, 2 बार। तेज बोलिए। अच्छा, तो क्वेश्चन करना चालू कर दिया, उसके डाउट पूछने शुरू कर दिए तूने, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन पे आए क्या। दीदी ने बीच में मॉड्यूल का होमवर्क ही शुरू कर दिया, दीदी के डाउट चालू हुए, दीदी ने तुरंत चलो सर फ्री बैठे हो तो ले लो सर डाउट बताओ। दीदी को कोई मतलब नहीं है, टॉपिक चल रहा है, अगला सवाल आएगा। अगला क्वेश्चन लिखें, आंसर कितना आएगा बताइए, 3i/32। लिखें क्वेश्चन नंबर 2। (2025) का सवाल है, कठिन बोला गया था पर ऑलरेडी जेई मेन में आप पीवाईक्यू में देखेंगे तो 2-2, 3-3 बार ऑलरेडी आ चुका है, फिर भी एक बार करके देखते हैं। सेम सवाल है, कह रहा है P1 और P3। अब देखो ये और अच्छा तरह का डायग्राम, P1 और P3 कितने डिग्री पर है, 90। ऐसा बना सकते हैं, ये देखिए ये P1 और ये P3, देखो एंगल कितना, 90। सही है, बनाते जाइए। बीच में रखा आपने एक P2 थीटा पर, ये देखिए P2, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए P2, खुद बोलिए P2 का P1 के साथ एंगल थीटा। यहां लाइट आई अनपोलराइज्ड, आराम से बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये सिंबॉलिकल समझ पा रहे हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो P1 और P3 90 पर है, तीसरा पोलराइट P2 है, कितने पर रखा गया, थीटा, किसके साथ, P1 के साथ। अभी थीटा 22.5 डिग्री था, बच्चे बहुत परेशान हो गए, अरे 22.5 डिग्री का कैसे करेंगे। आप मत परेशान होइए, अपने आप वो सेट हो जाएगा, आप तो थीटा मान के करिए। चल भाइयों बोर्ड पे देखना बच्चे से, ठीक है। पहले पोलराइड में सब सीखो, सब सीख सकते हो, सब इतना आसान चैप्टर है। पहले पोलराइड में 50% ऑफ फ्लैट, तो पहले में दिमाग नहीं लगाना, बोल दे I/2। और अनपोलराइज किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोलराइज में। देख ले, अब बता क्या मेलस लॉ लगाऊं। चलो अब इसके ऊपर गिरने वाली लाइट I/2, मेलस लिख, I ट्रांसमिटेड बराबर I पोलराइज कॉस स्क्वायर थीटा। I पोलराइज I/2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा ही रहेगा। ये आंसर दूसरे से आराम से देख, तसल्ली से, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं। घर पे कोशिश कर, 2 घंटे पोलराइजेशन पढ़,
छोटे छोटे चैप्टर तेरे तैयार होंगे, बहुत मन खुश होगा भाई, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बताइए क्या ये आ गया, I/2 cos स्क्वायर थीटा। अब तीसरे में लगा रहा हूं भाई, सभी लोग बोर्ड पे देखो, इस पे लगा रहा हूं मेलस लॉ। पहले तो रटा हुआ लिख, सर थोड़ा इनको शब्दों को बोलना सिखा दो, मेरा डर हटेगा। फिजिक्स में सर मेरा डर रहता है सर। IT बोल, IT ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी, मुंह खोल, ट्रांसमिटेड लाइट की, IP पोलराइज लाइट जो उसके ऊपर गिर रही है, कॉस स्क्वायर थीटा एंगल किसका, कॉन्जिक्यूटिव। अब आप देखना इसके ऊपर कितनी गिर रही है, ध्यान से देख, I/2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो ये आया, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, किस किस के बीच का, P2 और, यहां देख P2 और P3 में एंगल। अब ध्यान से करना थोड़ी कैलकुलेशन, I/2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, आंसर यही है। पर 22.5 डिग्री सॉल्व कैसे होगा, इसलिए बच्चा परेशान, 22.5 डिग्री सॉल्व कैसे होगा, फिर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो देख क्या किया, 4 से कर गुणा और 4 से दे भाग। जेई मेन में ऑलरेडी 2 से 3 बार आया हुआ था, 4 से गुणा और 4 से भाग, क्या होगा देखना, अभी मजे आएंगे। ये I/2, ये 4, इसको लिखा 2 कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकता है क्या, एक बार चेक कर ले, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। I का I, यस, 2 का 2, यस, 4 नीचे है, इस 4 को लिख दिया 2 का होल स्क्वायर, मामला बिल्कुल सही चल रहा है। ये 2 है ही, ये मन से लगाए थे, सब सेट है, शायद तू समझ पा रहा हो। 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया IT I/2 1/4 साइन। अब ये आसानी से सॉल्व हो सकता है क्योंकि थीटा 22.5 है, तो सोच 2 थीटा 45। बच्चे यहां फंस रहे थे, 22.5 को सॉल्व कैसे करें, इसलिए दिक्कत थी। I/2 1/4 साइन 45, तो I/2 1/4 साइन 45 1/2। अच्छा, उसने क्या किया था, फर्स्ट पोलरॉइड के बाद वाली को I0 माना था, फर्स्ट पोलरॉइड वाले के बाद जो निकल रही है उसको क्या मान लिया, I0। तो इन प्लेस ऑफ I/2 वी कैन पुट I0। क्वेश्चन में दे रखा था पोलराइज लाइट 1/4, नोट लगा के लिख लीजिए ताकि दिक्कत नहीं आए, पूरा लिख लें। फर्स्ट पोलरॉइड के बाद जो पोलराइज लाइट है I/2 उसको I0 बोला था। थोड़ी सी मैथ्स है इसलिए थोड़ा सा परेशानी हुई थी, पर ये ऑलरेडी सवाल जेई मेन में 2 से 3 बार रिपीटेड है, तो इसलिए हम आपको कहते हैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस जेई मेन के देखते रहिए, उससे चीजें और बढ़िया समझ में आती रहती हैं। क्योंकि कोई आउट ऑफ सिलेबस पेपर थोड़ी ना आता है, लॉ तो है ही, कोई ये नहीं कह सकता बस कि पढ़ाई नहीं है। बस थीटा 22.5 में बच्चा परेशान, पजल हो रहा था। अब जिसको थोड़ी मैथ्स आ रही थी वो कर सकता था, ये जुगाड़ है, अब जुगाड़ सीखा हुआ है तो ही कर सकते हैं, नहीं तो 22.5 निकालने में तो परेशानी आएगी आएगी। ये जरूर लिख लेना नहीं तो फंस जाओगे। फर्स्ट पोलराइड के बाद जो I/2 है उसको क्या बोला है, I0। हो सकता थोड़ा कम समझ में आया हो, क्वेश्चन करोगे ना और बेहतर आएगा। अगले लेक्चर में 15-20 मिनट और क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, पर पढ़ने से ही आता है, आप इस बात को दिमाग में बैठाओ। हम क्लास में 50-50 क्वेश्चन मेलस लॉ पे थोड़ा करा सकते हैं, जरा सा मेलस लॉ है, 2 सवाल 3 सवाल, पर आप जब करोगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी
क्या सर देखो पहले में तो कोई टेंशन ही नहीं है, पहले में तो क्या करना है, फ्लैट 50% ऑफ, दूसरे में और तीसरे में क्या लगाना है, मेलस लॉ। पन्ने पलट लीजिए, पोलराइजेशन कहां से शुरू हुआ है, छोटा सा चैप्टर, आज ही हेडिंग डाली, नोट्स भी बन गए, क्वेश्चन भी कर लिए, मॉड्यूल के क्वेश्चन भी कर लिए, बढ़िया तैयार आप इसको कर सकते हो। ये आपका पूरा ऑप्टिक्स, रे प्लस वेव, यहां से क्वेश्चन आते हैं 4 से 5, ये 5 सवाल तैयार हुए, इतने महीने से मेहनत कर रहे हैं। अब इससे बड़ा चैप्टर कोई नहीं है, सबसे बड़ा चैप्टर है, अब इससे बड़ा कोई चैप्टर अपने नहीं दिखाई देगा। चलिए नए पेज से हेडिंग डाल लीजिए। बेल लग गई मुझे पता, पर आज का दिन अच्छा है। हेडिंग डाल लीजिए नए पेज से, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। चलिए, ये नीट फिजिक्स में सबसे बड़ा टॉपिक है और ये पूरी की पूरी फिजिक्स का सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है। यहां से प्रश्न आते हैं 15 से 16, टोटल प्रश्न है 45, 45 में से 15 प्रश्न इसी में से आते हैं, मतलब 1/3, 33%। 15 ये हो गए, 5 हो गए आपके ऑप्टिक्स के, 20 मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर के आते हैं 5, तो 25 से 28 सवाल तो आपके यहीं से दिखते हैं। आधा आधा वेटेज आता है, 22, 23, 24 सवाल 12वीं के, बाकी 11वीं के। बड़ा टॉपिक है, अच्छे से तैयार करना है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लिखते जाइए, पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, कैपेसिटर, ये पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म, EMI, AC, EMW। भाई ये NCERT क्लास 12th वॉल्यूम 1 पूरा है ये अपन अब पूरा पढ़ेंगे, मॉड्यूल 4 मॉड्यूल 5 पूरा, दोनों मॉड्यूल अच्छे से तैयार करेंगे आपके, शानदार। ये एक एक चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से अपन को तैयार करना, अपन को आता भी है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत सबने किया हुआ है, बस इसको अच्छा तैयार करना है। सबसे पहले स्कोरिंग और आसान, सबसे ज्यादा वेटेज का वो पहले लेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से शुरुआत करें। आसान चैप्टर है, जल्दी समझ में आता है, थोड़ा सा 150-200 न्यूमेरिकल इसमें प्रैक्टिस चाहिए होते हैं, तब जाके ये बढ़िया शानदार तैयार होता है। एनसीईआरटी जरूर करनी है इसकी नई एनसीईआरटी परचेस जरूर कर लेना कभी भी, आज 5 दिन 10 दिन, पर ये पूरी वॉल्यूम 1 पूरी एनसीईआरटी है वॉल्यूम 1। सोचिए आप, 8 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चैप्टर है। अच्छे से इसको तैयार करेंगे बढ़िया तरीके से, और 2 मॉड्यूल पे कंप्लीट करना है। शुरू करेंगे किससे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। एनसीईआरटी कंपलसरी है, बिल्कुल दिमाग में ध्यान रख लें, मॉड्यूल डीपीपी एनसीईआरटी, इसके साथ तो खेलना ही खेलना है, इसमें कोई रुकावट कोई छूट कुछ मत करना, पूरी करनी है। अब सब हेडिंग डाल लीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी।
आज की डेट डाल लें। सही है, अगले लेक्चर से शुरू करेंगे इसको। बढ़िया, चलिए, धन्यवाद।